हेलो, वेलकम टू अकाउंटिंग विद अर्पित गर्ग। हमने अपनी लास्ट वीडियो में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी स्टार्ट कर दिया था। हमने शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये अपने 3 टॉपिक्स भी खत्म कर दिए थे। और आज जो हमें टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि मैंने अभी प्लान किया है एक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट करने का। इनफैक्ट कर दिया है, बट अभी कहीं उसको पब्लिक नहीं किया है। ये फर्स्ट टाइम है जब मैं बता रहा हूं, तो अगर आप में से कोई इसको ज्वाइन करना चाहे तो वो कर सकता है। वहां पर आपको सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। अगर आप इससे रिलेटेड कोई नोट्स चाहते हैं जो हम पढ़ा रहे हैं वो मिल जाएंगे। प्लस अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो हमने उसमें एक डिस्कशन चैट बॉक्स भी रखा है जिसमें आप अपने डाउट्स को डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। वो ओपन नहीं है, बट हाँ, जब भी मैं फ्री होऊंगा वो ओपन होगा और आप उसमें अपनी क्वेरीज सेंड कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे सवालों के जवाब दे पाए। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, सो आप उसको प्लीज जाइए और ज्वाइन करिए सो दैट आपको इसके हैंडआउट्स और आपकी क्वेरीज बहुत इजीली सॉल्व हो जाए और सब चीजें मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक विच इज रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस हमने कहीं सुना है। हाँ, कहा? अपनी 11th क्लास में पूरा चैप्टर था रिजर्व्स एंड सरप्लस। आज उसका मीनिंग देख लेते हैं पहले होता क्या है। रिजर्व्स का मतलब हमने पढ़ा था और सरप्लस का मतलब भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ये पढ़ा था कि हम लोग करते हैं बिजनेस, और बिजनेस हम लोग किस लिए करते हैं? फॉर प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस करते हैं। अच्छा, बिजनेस में भी ना 2 चीजें होती है, और 2 चीजें कौन सी होती हैं जरा मैं दिखा देता हूं आपको। 2 चीजें बिजनेस में क्या होती हैं कि देखो, जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होता है, जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होता है वो 2 टाइप से होता है। कौन कौन से 2 टाइप हैं? एक तरीका तो होता है जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है, जो होता है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में। जैसे कि मेरा काम है पढ़ाना, तो मेरा कोचिंग सेंटर है, मेरा स्कूल है, स्कूल से जो मुझे सैलरी आ रही है वो हो गया मेरा क्या? वो तो सैलरी है, वो तो बिजनेस इनकम है नहीं, तो उसको इग्नोर करते हैं। अब जो बिजनेस से पैसा आ रहा है वो क्या है? हाँ, वो मैंने बिजनेस से कमाया है। वो अगर उस कमाई पर मुझे फायदा हो जाता है, जितनी फीस आई वो ऐड कर दी, उसमें से जितना एक्सपेंस हुआ उसको माइनस कर दिया, जो फायदा हुआ दैट इज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। लेकिन एक बार मैंने क्या किया, अपने कोचिंग की सारी चेयर्स को सेल कर दिया और उससे भी मुझे फायदा हो गया, तो वो फायदा मुझे रोज रोज तो होता नहीं है, वो है इंसिडेंटल टू बिजनेस, क्योंकि वो मेरा बिजनेस नहीं है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जब फायदा होता है दैट इज रेवेन्यू प्रॉफिट, दैट इज रेवेन्यू प्रॉफिट। लेकिन जब इंसिडेंटल टू बिजनेस हो दैट इज कैपिटल प्रॉफिट। आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हो कि जब चेयर्स बेचने पर फायदा हुआ, क्यों? क्योंकि चेयर्स बेचना एक टीचर का काम नहीं है, उसका काम है पढ़ाना। हाँ, वो एडिशनल अगर उसका एक और बिजनेस है चेयर का तो वो अलग। हम क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ उसका काम पढ़ाना है, सिर्फ वो कोचिंग पढ़ाता है। तो अब क्या होगा उससे? जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में किसी भी बिजनेस में फायदा होता है दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू प्रॉफिट, और जो इंसिडेंटल टू बिजनेस होता है दैट इज कैपिटल प्रॉफिट। अब कोई सा भी प्रॉफिट हो, अगर हम इस प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट साइड रख देते हैं तो क्या? अमाउंट केप्ट aside out of profit। अगर हमने प्रॉफिट में से कुछ पैसा साइड रख दिया तो उस पैसे को जो साइड रखा है हम बोलते हैं क्या? रिजर्व। हम बोलते हैं क्या? रिजर्व। और या फिर ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, किसको? ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है
इसको ओनर को चला जाता है ये पैसा तो, और कुछ पैसा हम लोग सिंपल इसी अकाउंट में एज इट इज छोड़ भी देते हैं, एज इट इज छोड़ भी देते हैं। तो इस प्रॉफिट के हम लोग 3 काम कर सकते हैं, जल्दी से इसको नोट कीजिए। आई होप मैंने यहां से रिजर्व बता दिया और सरप्लस भी बता दिया क्या होता है, ये फटाफट से हमने किया रिवाइज। आगे चलते हैं, इसको नोट कीजिए। डन, ओके। तो चलिए इसको करते हैं रब। यहां से हमने अपना मीनिंग क्लियर कर लिया रिजर्व एंड सरप्लस का। और हाँ, हमने एक चीज और पढ़ ली थी, वो क्या कि हम बैलेंस शीट के फेस पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इसका भी बनेगा नोट्स टू अकाउंट्स। अब ताकि हमें एक्सप्लेनेशन के लिए जगह मिल जाए, इसलिए ये चीजें मैंने ऐसे ही लिख दी है, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख लीजिएगा। यहां मैंने लिखा है नोट्स टू अकाउंट्स, और नोट्स टू अकाउंट्स किसका बना रहे हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस का। तो पहले आते हैं अपने रिजर्व के ऊपर। एक बात तो हमने देख ली क्या कि प्रॉफिट होता है 2 टाइप का, एक रेवेन्यू नेचर और एक कैपिटल नेचर। एक को बोलते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट, एक को बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। और प्रॉफिट में से जो पैसा साइड रखते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, रिजर्व। चलिए सर ये तो क्लियर है। अच्छा, रिजर्व भी हमने 2 टाइप का पढ़ा था, याद है क्या, जल्दी से याद करो। हाँ, एक हमने पढ़ा था जनरल रिजर्व, एक पढ़ा था जनरल रिजर्व और दूसरा पढ़ा था स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व वो रिजर्व जिसका पैसा हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, और स्पेसिफिक रिजर्व वो रिजर्व जिसका पैसा उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज होगा। इस बात को भी जल्दी से नोट कर लीजिए कि रिजर्व 2 टाइप के हैं हमारे, एक तो जनरल और एक स्पेसिफिक। ये भी कर लिया होगा आपने। चलिए अब हम पढ़ते हैं जनरल रिजर्व, तो हमें पता ही है, जो स्पेसिफिक नहीं है वो है जनरल। तो हम देखते हैं स्पेसिफिक रिजर्व कौन से हैं। तो पहला रिजर्व जो हमें पढ़ना है दैट इज कैपिटल रिजर्व, दैट इज कैपिटल रिजर्व। और हाँ, हमें क्या क्या पढ़ना है, ये रिजर्व क्या होता है, ये कहां से बनता है, इसका पैसा हम कहां यूज करते हैं, और इसका मीनिंग होता क्या है। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए ताकि आपको एक तो रटना ना पड़े, क्रैम ना करना पड़े हर चीज को। और दूसरी चीज क्या, दूसरी चीज ये कि जब वाइवा का क्वेश्चन है या थ्योरी का क्वेश्चन है तो हम लोग अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है ना, क्योंकि वो 2-2 मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए जी, तो कैपिटल रिजर्व कौन सा रिजर्व होता है, तो बड़ा ही सिंपल सा है कि अगर हमने पैसा साइड रखा है कैपिटल प्रॉफिट से तो वो होगा कैपिटल रिजर्व। मतलब सर ये कि अमाउंट केप्ट असाइड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। अगर जो कैपिटल प्रॉफिट हुआ, और कैपिटल प्रॉफिट क्या था, कैपिटल प्रॉफिट क्या था, जो इंसिडेंटल टू बिजनेस हुआ, तो उससे अगर पैसा साइड रखा तो वो है हमारा कैपिटल रिजर्व। एक और में क्या बात पढ़नी है कि कैपिटल रिजर्व का पैसा हम कहां कहां पर यूज कर सकते हैं। तो कहां पर यूज कर सकते हैं, ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा कि कैपिटल रिजर्व के पैसे से हम लोग शेयर होल्डर्स को नहीं दे सकते। शेयर होल्डर्स को पैसा मिलता है, उसको बोलते क्या है, डिविडेंड। तो दिस मनी cannot be used for payment of dividend to shareholders। हम लोग इस पैसे से शेयर होल्डर्स को पेमेंट नहीं कर सकते। जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले वाले के ऊपर। इसको हम रब कर देते हैं ताकि बोर्ड पर समझ आता रहे बाकी भी। जल्दी से नोट कीजिए।
नेक्स्ट कौन सा पढ़ना है, आइए। सेकेंड इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अब कुछ लोगों को थोड़ा सा जाना पहचाना लगेगा। किसको लगेगा? जिसने पढ़ा हुआ है हमारा नेक्स्ट वाला, विच इज डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अब मैंने ये क्यों बोला कि ये पढ़ा हुआ है, तो जिसने रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पढ़ लिया है उसने ये पढ़ा होगा। तो हम लोग भी पहले डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये पुराना वाला है तो रिवाइज होगा, जल्दी समझ में आएगा। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्या होता है, उससे पहले रिजर्व क्या होता है वो हमने पढ़ लिया। रिडम्पशन क्या होता है, खत्म करना, कैंसिल करना। और डिबेंचर क्या होता है कि जब हम लोन लेते हैं उस लोन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, सो दैट एवरी पार्ट इज कॉल्ड डिबेंचर्स। ठीक है ना। अब अगर हम डिबेंचर्स का पैसा वापस कर रहे हैं तो वो है रिजर्व। और हाँ, कंपनीज एक्ट ने फाइनल कर दिया था क्या कि भैया अगर डिबेंचर का पैसा दोगे आउट ऑफ प्रॉफिट, या फिर दोगे आउट ऑफ कैपिटल। अगर आप डिबेंचर्स का पैसा देते हो, आउट ऑफ कैपिटल देना चाहते हो, तो आपको आउटस्टैंडिंग डिबेंचर जितने भी हैं अभी तक, मतलब 1 लाख डिबेंचर इशू किए थे, उसमें से 20,000 हमने रिडीम कर दिए ऑलरेडी। अब कितना आउटस्टैंडिंग है? 80,000। तो जितने भी आउटस्टैंडिंग है उसकी फेस वैल्यू का एट लीस्ट 25% पैसा, और एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 25% पैसा हम लोग डालेंगे डीआरआर में। डीआरआर इज डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। और अगर हम लोग करना चाहते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में से अगर करना चाहते हैं तो आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स का फेस वैल्यू का 100% पैसा डालेंगे डीआरआर में। ये चीज याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये है रूल। इनके मीनिंग समझने हैं लेकिन रूल याद करना पड़ेगा। तो इसको जल्दी से नोट कीजिए और याद भी कीजिए कि डिबेंचर्स का पैसा अगर हम वापस देंगे कैपिटल में से, तो उसकी फेस वैल्यू का एटलीस्ट 25% पैसा डीआरआर में डालना पड़ेगा। और अगर हम प्रॉफिट में से करना चाहते हैं तो पहले ही उसका 100% पैसा डीआरआर में डालना पड़ेगा। डन। चलिए इसका एक चीज भी लिख लेते हैं, वो ये है कि भाई ये वाला जो बनता है, जितना जितना आपके कोर्स में है उतना उतना बता देंगे और थोड़े थोड़े मीनिंग बता देंगे। तो ये बनता कहां से है, ये बात इंपॉर्टेंट है। और ये बनता है आउट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। वो तो मैंने बता दिया था कि भाई इससे डिविडेंड नहीं दे सकते। ये तो बनता ही उस पैसे से है जिससे हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने वाले होते हैं। ठीक है ना। क्योंकि जब लोन लिया है तो जो आप लोन किस लिए लेते हो, काम करने के लिए। काम करके कमाओगे पैसा, और उसी जो पैसा कमाया है उसी से तो वापस करोगे। और याद होगा डिविडेंड क्या होता है कि जो प्रॉफिट हम शेयर होल्डर्स को देते हैं दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। फटाफट कीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो जिस तरीके से हम लोन का पैसा वापस करते हैं उसी तरह कई बार हम कैपिटल को भी रिडीम कर लेते हैं। जैसे अपने ही शेयर्स खरीद लेते हैं मार्केट से, तो हमारी कैपिटल रिडीम हो जाती है। ठीक है ना। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व उसके लिए बनेगा कि अगर आप डिबेंचर्स रिडीम करना चाहते हो तो बनाओ सीआरआर डीआरआर, और अगर कैपिटल रिडीम करना चाहते हो तो बनाओ सीआरआर। जल्दी से इस बात को भी लिख लीजिए कि अगर हम अपने ही शेयर्स मार्केट से परचेज करते हैं तो बनता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, उससे पहले ही बनाना होता है। और अब हमें ये देखना है कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का पैसा कहां यूज हो सकता है।
ठीक है ना। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का पैसा हम लोग डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज नहीं कर सकते। जल्दी से जो बात यहां लिखी थी वो यहां पर लिखनी है, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिविडेंड। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिखिएगा, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। लेकिन हाँ एक बात है, कैन बी यूज्ड, लेकिन एक जगह यूज हो सकता है, कैन बी यूज्ड फॉर इशूइंग, कैन बी यूज्ड फॉर इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। और बोनस शेयर्स का मीनिंग हमने इशू ऑफ शेयर्स में बहुत अच्छे से पढ़ा था। बोनस शेयर्स जो हमारे शेयर्स होते हैं उस पर कंपनी कई बार जब बहुत ज्यादा उनके पास प्रॉफिट इकट्ठा हो जाता है तो बोनस शेयर्स देती है, ठीक है ना। उनके लिए हमें पेमेंट नहीं देनी होती क्योंकि वो ऑलरेडी फुल्ली पेड अप है। जल्दी से नोट कीजिए। नेक्स्ट हमारा फोर्थ, रीवैल्यूएशन रिजर्व। और हाँ ये है हमारे नोट्स टू अकाउंट्स, इसमें आप लोग चीजें ऊपर नीचे कर सकते हो, बैलेंस शीट के फेस पर नहीं कर सकते, ठीक है ना। रीवैल्यूएशन रिजर्व, तो ये नाम क्या कहीं सुना हुआ सा लग रहा है, रीवैल्यूएशन वाला। हाँ मुझे तो लग रहा है, हाँ पार्टनरशिप में पढ़ा था, और पार्टनरशिप में हमने बनाया था रीवैल्यूएशन अकाउंट। याद है किसने बनाया था? हाँ जब असेट्स से लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज होती है तो उसके लिए बनाया था। तो वही तो है कि अगर हमें चेंज हो रहा है, चेंज इन वैल्यू ऑफ असेट्स और लायबिलिटीज, अगर असेट्स या लायबिलिटीज की वैल्यू में चेंज हो रहा है और इस चेंज की वजह से हमें हो रहा है प्रॉफिट, तो ये जो प्रॉफिट होता है ये जाता है रीवैल्यूएशन रिजर्व में। जल्दी से नोट कीजिए। और हाँ एक बात और साथ साथ नोट कर लीजिए कि ये जो पैसा है, चाहे भले ही प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ये प्रॉफिट क्या मुझे मिल रहा है? ध्यान से अगर मैं सोचूं कि मैंने फॉर एग्जांपल मोबाइल परचेस किया या मैंने कोई मशीन परचेस करी 5 लाख रुपीस की, अब वो डेप्रिसिएशन लग लग के आज 3 लाख की हो गई, लेकिन मार्केट में पता किया तो उसकी वैल्यू अभी भी 5 लाख चल रही है। तो ये क्या बात हुई सर? ठीक है वैल्यू 2 लाख रुपए बढ़ रही है, मुझे फायदा हो रहा है, लेकिन क्या 2 लाख रुपए मुझे मिल रहे हैं? मैं बेच तो नहीं रहा ना उस मशीनरी को, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ रीवैल्यू कर रहा हूँ, मैं उसको बुक्स में चेंज कर रहा हूँ। तो ये वो प्रॉफिट है जो हमें कभी मिलता नहीं है, रियलाइज नहीं होता ये प्रॉफिट, ठीक है ना, जब हम बुक्स में रिवैल्यूएशन करते हैं। अब क्योंकि ये रियलाइज नहीं हुआ है तो इसमें भी सेम बात आ जाती है, कौन सी, कि ये भी हम डिविडेंड के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। जल्दी से लिख दीजिए। हाँ डिविडेंड का हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, क्या हम फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स इशू कर सकते हैं इससे? क्या हम फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स इशू कर सकते हैं क्या? जी नहीं, ये काम भी अलाउड नहीं है। अच्छा एक और काम है जो इससे अलाउड नहीं है, और वो कौन सा है कि अगर आपको कभी लॉस हो जाता है, लॉस कब हो जाता है? ऑन सेल ऑफ असेट। अगर आपको कभी असेट बेचने पर लॉस हो जाता है तो उस लॉस को भी आप लोग राइट ऑफ नहीं कर सकते, उस लॉस को भी राइट ऑफ नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान रखिएगा। जल्दी से अब नोट कीजिए इसको, इतने हम मैं लिख देता हूं। अब हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक, नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम
रिजर्व, और ये तो सबने सुना है, इशू ऑफ शेयर्स में कई बार आया था। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व क्या होता है कि जब हम किसी शेयर को इशू करते हैं उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा पर, जब हम किसी शेयर को इशू करते हैं उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा पर, तो वो होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। क्रेडिट, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व क्या है, प्रीमियम लिख दीजिए। प्रीमियम होता है कि जब हम शेयर को उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा पर इशू करते हैं, सो द एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव्ड इज प्रीमियम। सिक्योरिटीज होते हैं हमारे शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, और रिजर्व अभी पढ़ा था क्या होता है। इसमें देखिए मैंने आपको अभी तक कहीं नहीं बोला, कल बोला था कि शेड्यूल 3 पार्ट 1 याद रखना। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट शेड्यूल 3 पार्ट 1 हमें पता लगता है फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। और यहां पर क्योंकि मैंने एग्जाम्स में कई बार देखा है क्या कि इसमें सेक्शन आता है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड सेक्शन 52(2), ये चीज आप 10, 20, 50 स्टार बनाकर नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। एक ये सेक्शन है जो मैंने एग्जाम में कई बार लिखा हुआ देखा है, और ये सेक्शन क्या बताता है, ये सेक्शन ये बताता है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का पैसा कहां कहां यूज हो सकता है। क्या करता है ये, रिस्ट्रिक्ट्स। हम थोड़ी जगह बना लें इसको प्रॉपरली लिखने के लिए, ये करता है रिस्ट्रिक्ट्स द यूज ऑफ एसपीआर टू फॉलोइंग। सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा सिर्फ हम इन जगह पर ही यूज कर सकते हैं, इनके अलावा बाकी जगह यूज नहीं कर सकते। और ये बात किसने बताई, याद करना है, सेक्शन 52(2) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। जल्दी से इसको लिखिए बस अच्छे से बोल्ड करके, और हम ये देखते हैं ये क्या क्या है। चलिए, तो क्या क्या था, सबसे पहली चीज, इस पैसे से हम इशू कर सकते हैं, वी कैन इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। और बोनस शेयर्स अभी आपको बता दिया था, फुल्ली पेड अप मतलब कि जितनी उनकी फेस वैल्यू है वो पूरा का पूरा हमने पेड माना है, अब उस पर हमें कोई भी पैसा नहीं देना। चलिए जी, तो वी कैन इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स फ्रॉम हियर। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने कोई भी एक्सपेंस किया है, एक्सपेंस किया है ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज, और सिक्योरिटीज क्या होता है तो अभी बताया था, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा, जो भी चीजें होती हैं ये होते हैं सिक्योरिटीज। तो अगर हमने कोई भी खर्चा कर दिया, प्रोस्पेक्टस इशू करे थे, लास्ट वीडियो में पढ़ा था ना, प्रोस्पेक्टस इशू होते हैं, सपना नहीं आएगा किसी को कि हम लोग बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो प्रोस्पेक्टस इशू करें, एडवर्टाइजमेंट किया होगा, एप्लीकेशन छपवाए होंगे, रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन के लिए कोई तो अमाउंट दिया होगा, ये सब जो भी एक्सपेंस किए, इन एक्सपेंस को क्या करना पड़ेगा, इन एक्सपेंस को करना पड़ेगा हमें राइट ऑफ, राइट ऑफ। तो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा इस एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है ना, तो इसको भी नोट कीजिए। नेक्स्ट, ये पैसा कहां यूज होता है, कोई गेस आपका, जल्दी से जल्दी से। नेक्स्ट ये यूज होगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करने में। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होते क्या है, इट इज यूज टू राइट ऑफ
प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। स्पेलिंग एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी स्पेलिंग कभी कभी गलत हो जाती है। तो राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस सही लिखी है। चलिए जी, अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या होते हैं? तो बिजनेस स्टार्ट होने से पहले के खर्चे होते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। ध्यान से, बिजनेस स्टार्ट होने से पहले के खर्चे होते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। बिजनेस कब स्टार्ट होता है वैसे? कब होता है, कब होता है, कब होता है? जिस दिन हमें मिलता है, कॉमर्स में बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, याद है? वही होती है किसी भी बिजनेस की डेट ऑफ बर्थ, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, और उसके बाद एक इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट भी मिलता है। कंपनी तब स्टार्ट होती है। बाकी सब तो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से ही शुरू हो जाते हैं। तो उससे पहले जो भी खर्चा किया था कंपनी को स्टार्ट करने में, उस खर्चे को राइट ऑफ करने में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52(2) हमारी हेल्प कर देता है। इसको भी नोट कीजिए। और मैं हर एक नोटिंग के बाद इसलिए रुक रहा हूं ताकि अगर आपको कोई एडिशनल पॉइंट लिखना है तो वो आप लिख सके, ठीक है ना? क्योंकि इनके बहुत बेसिक मीनिंग है, हमने 11th में या फर्स्ट टर्म में पढ़े हैं, तो इसीलिए अब मैं इसलिए रुक रहा हूं ताकि आपको जो मैं बोल रहा हूं वो लिख नहीं रहा हूं, वो एडिशनल चीजें आप लिख सको। चलिए जी, जल्दी से लिखिए। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा फॉर प्रोवाइडिंग प्रीमियम। सर प्रीमियम तो आप पढ़ा ही रहे हो। हाँ जी, तो ये कोई और प्रीमियम है। फॉर प्रोवाइडिंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। रिडम्पशन भी किसका? ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है ना? ये क्या बात हुई सर? देखिए, जब हम शेयर्स को, डिबेंचर्स को इशू कर रहे हैं और हम फेस वैल्यू से ज्यादा पर इशू कर रहे हैं, उसी तरह हम लोग जब हम डिबेंचर्स को या प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते हैं तो हम फेस वैल्यू से ज्यादा पर भी रिडीम कर सकते हैं। जो ज्यादा वाला वैल्यू हम पे करेंगे एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, कहां से आएगा? तो वो पैसा भी हम लोग चाहे तो यहां से यूज कर सकते हैं। कौन सा? फॉर प्रोवाइडिंग प्रीमियम, जो प्रीमियम पे करना है ऑन, कहां? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। डिबेंचर्स को या प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते हुए। जल्दी से कीजिए। और अब हमारा आया फिफ्थ वाला, लास्ट पॉइंट। कुछ लिखना है तो लिख लीजिए जल्दी से। फॉर प्रोवाइडिंग प्रेफरेंस, प्रोवाइडिंग का मतलब पे करेंगे प्रीमियम डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के रिडीम करने पे। क्या सर इक्विटी शेयर्स पे करेंगे? नहीं, इक्विटी शेयर्स पे नहीं, सिर्फ डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। क्या इन 5 चीजों के अलावा और कहीं यूज होगा? नहीं, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि सिर्फ यहीं पर यूज कर सकते हो, इसके अलावा कहीं भी यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है ना? और लास्ट क्या है हमारा? लास्ट है फॉर परचेज ऑफ ओन शेयर्स। अगर हमें अपने खुद के शेयर्स को खरीदना है मार्केट से, अभी यहां पर बताया था कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व पे, ठीक है ना? तो अगर खुद के शेयर्स मार्केट से खरीदना चाहते हो तो वो पैसा भी यहां से यूज कर सकते हो। जब आपके क्वेश्चंस आते हैं 12th में या बीकॉम में, एमकॉम में, तो जो भी क्वेश्चंस आते हैं आपका आता है बैलेंस शीट बनाने के लिए। आपको नाम दिया जाता है, आपको उसको नोट्स टू अकाउंट्स में लिख कर आना है। इसलिए कई बार आपको कह देते हैं कि आप ये सारी लिस्ट ले लो और उसको याद कर लो। बट हाँ ठीक है, ये याद तो करना है, इसका मीनिंग भी एक बार क्लियर होगा।
तो आप बेटर तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे थ्योरेटिकल आंसर्स को। तो ये 5 चीजें आपको याद होनी चाहिए। सेक्शन 52(2) ने बोला कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा सिर्फ इन 5 प्लेसेस पर यूज किया जा सकता है, विच इज फॉर इशू ऑफ फुली पेड अप बोनस शेयर्स, फुली पेड अप बोनस शेयर्स इशू करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए, क्या जो भी शेयर्स को इशू करने पे, डिबेंचर्स को इशू करने पे खर्च हुआ है उसको, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कब से प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अगर हुए हैं तो उनको राइट ऑफ करने में, अगर डिबेंचर्स की या प्रेफरेंस शेयर्स की पेमेंट करनी है, रीपेमेंट करनी है और ज्यादा करनी है, तो वो ज्यादा जो होता है वो होता है प्रीमियम, और उसको राइट ऑफ करने के लिए ये यूज कर सकते हैं। और एक और बात क्या कि अपने ही शेयर्स को परचेज करने के लिए हम यूज कर सकते हैं इसका, हाँ कुछ लोगों ने एक वर्ड और पढ़ा होगा, बायबैक। बायबैक तो वो भी लिख लीजिए, क्या पता ये वाला वर्ड आ जाए, ठीक है ना। जैसे पहले होता था कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है हमारी अकाउंट्स की बुक में, लेकिन कई बार क्या आ जाता है, परपेचुअल सक्सेशन, तो उसी तरह यहाँ भी कोई भी वर्ड आ सकता है। और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व बनता कहां से है, ये भी लिख लीजिएगा कि जब फेस वैल्यू से ज्यादा पर हम शेयर्स इशू करते हैं, मोर देन फेस वैल्यू हम शेयर्स इशू करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम क्या, प्रीमियम, और वो क्रेडिट होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। अब हुआ हमारा स्पेसिफिक रिजर्व का पोर्शन कंप्लीट, ठीक है ना। जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने सरप्लस की तरफ, और एक रिजर्व रह गया है वो भी देख लेते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। इतने मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं। 6th है हमारा, जिसका कोई नहीं होता उसका होता है अदर्स, तो यहां आएंगे अदर रिजर्व्स। डन, ओके, इसको कर देते हैं रब। और अब 2 छोटे छोटे से पॉइंट बचे हैं, उनको और कंप्लीट कर दीजिए, तो हम आज का लेक्चर एंड करते हैं फिर। हाँ जी, तो जो कहीं नहीं आया वो आ जाएगा यहाँ पर अदर रिजर्व। आई होप ये क्लियर होगा। सर ऐसा कोई रिजर्व बता दो जो इनमें कहीं नहीं आया। हाँ सर बता देते हैं। एक तो जनरल रिजर्व कहीं नहीं आया अभी तक, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं आया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहीं नहीं आया, ठीक है ना। तो ये जो सारे रिजर्व्स हैं ये कहीं नहीं आए तो वो यहां आ जाएंगे, या और भी कोई नाम है जो यहां नहीं आया तो यहां आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमारा एक रिजर्व और रह गया, वो है हमारा 7th वाला, 1 2 3 4 5 6 7th वाला शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। अगर आप लोगों के हाथ में इस टाइम बुक है तो आप लोग चेक कर लीजिए कि और कोई रिजर्व तो नहीं लिखा, अगर वो लिखा है तो हम वो भी पढ़ लेते हैं। आई होप बस यही बचा है। अब ये क्या होता है कि अगर हम लोग शेयर्स को इशू करते हैं, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम लोग शेयर्स को इशू करते हैं एट पार और एट प्रीमियम। क्या हम शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं? कंपनीज एक्ट 1956 में कर सकते थे, लेकिन अब नहीं कर सकते, क्योंकि अब शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते, लेकिन एक काम कर सकते हैं। कौन सा? स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू कर सकते हैं। कौन से शेयर्स को? स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स। और ये कौन से शेयर्स होते हैं? ये शेयर्स होते हैं इसॉप वाले। ये शेयर्स होते हैं इसॉप वाले। और इसॉप का मतलब है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये क्या है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान।
लिख लीजिएगा जल्दी जल्दी, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। और इसमें क्या है कि हम क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज का मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, उनको प्रॉफिट में हिस्सेदारी देने के लिए, ताकि उनको कंपनी में अपने जैसा फील हो, वो एकदम ऐसा फील करें उनकी खुद की कंपनी है, बहुत सारे फायदे होते हैं। तो हम एम्प्लॉयज को दे देते हैं अपनी कंपनी के शेयर्स, और वो भी हम उसको जो हमारी वैल्यू चल रही है, फेयर वैल्यू जो है हमारी, जो भी कंपनी की फेयर वैल्यू है हमारे शेयर्स की, उससे कम पर देते हैं, उससे कम पर देते हैं, लेस देन फेयर वैल्यू पर हम इशू कर देते हैं अपने एम्प्लॉयज को। ठीक है ना। अब जब कंपनी क्या करती है, कंपनी शेयर्स पहले खुद खरीदेगी, तभी तो अपने एम्प्लॉयज को देगी। तो कंपनी शेयर्स परचेज कर लेती है, और जब कंपनी शेयर परचेज करती है तो कंपनी के लिए हो जाता है एक्सपेंस। कंपनी के लिए क्या हो गया, ये खर्चा। तो कंपनी एक्सपेंस तो कर देती है डेबिट, अब कुछ क्रेडिट भी करना पड़ेगा, डबल एंट्री सिस्टम है। तो कंपनी डेबिट तो करती है एक्सपेंस को, और क्रेडिट करती है शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट को, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट को। जल्दी से नोट कीजिए। हाँ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा सा और बचा है। तो शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्या है कि जब कंपनी कोई शेयर्स परचेज करके लाती है अपने एम्प्लॉयज को देने के लिए, वो इस पैसे को ट्रांसफर करती है शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट में। और हाँ, कब तक के लिए करती है, ये करती है फॉर वेस्टिंग पीरियड। ये वर्ड कभी कोई पूछ ले तो पता होना चाहिए। वेस्टिंग पीरियड क्या है, जितने टाइम के लिए हम लोग ये ऑप्शन ओपन रखते हैं। मैंने कहा कि मैंने मान लिया आप 30 डेज तक इस चाहे तो ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं, एम्प्लॉयज को बोला 30 दिन के अंदर अंदर आज से पैसा लगा सकते हैं। सो दैट द पीरियड ऑफ दैट 30 डेज इज वेस्टिंग पीरियड। ठीक है ना। तो वेस्टिंग पीरियड तक के लिए यहां हुआ। इसमें से जितने ऑप्शंस एक्सरसाइज मतलब क्या, वो जिम वाला एक्सरसाइज नहीं, इसमें से जितने ऑप्शन वो एग्री कर जाएंगे, वो कह देंगे हाँ हमें चाहिए, और जब एम्प्लॉयज हमें पैसा देंगे तो वो पैसा ट्रांसफर हो जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब ऑप्शन एक्सरसाइज करने पर एम्प्लॉयज हमें पैसा देंगे तो जितना पैसा वो हमें देंगे, भले ही फेयर वैल्यू से कम पर दे रहे हैं, 100 रुपीज था 80 रुपीज दे रहे हैं, लेकिन जितना भी दे रहे हैं वो ट्रांसफर होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व पर। और जो ऑप्शन नॉट एक्सरसाइज रह जाएंगे, जिन ऑप्शंस के लिए एक्सरसाइज नहीं किया जाएगा, वो सारों का पैसा ट्रांसफर हो जाएगा जनरल रिजर्व में। ये बात भी पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए और समझ आनी चाहिए। हाँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, पर जिन लोगों ने शेयर्स पढ़े हैं उनके लिए इजी है। ठीक है ना। जल्दी से नोट कीजिए। और ये हुआ हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा लास्ट पॉइंट विच इज सरप्लस। और सरप्लस में ध्यान रखिएगा कि यहां पर हम लिखते हैं सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी उनको लग रहा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि कंपनीज के केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो P&L बनता है हम उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L। ठीक है ना। तो सरप्लस हम यहां पर लिखेंगे। और हाँ, पहले जब हम बैलेंस शीट बनाते थे नॉर्मल वाली, वो अपनी हॉरिजॉन्टल वाली, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता था क्रेडिट साइड लायबिलिटी साइड, तो हम क्या बोलते थे कि वो प्रॉफिट का पैसा है। आता था डेबिट साइड तो हम क्या बोलते थे वो लॉस का पैसा है। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, आएगा वो यहीं पर। सिर्फ कैसे कि अगर प्रॉफिट है तो पॉजिटिव लिखो, और अगर लॉस है तो उसको ब्रैकेट में लिख देना। ठीक है ना। अगर लॉस है तो उसको
ब्रैकेट में लिख देंगे, और अगर प्रॉफिट है तो हम लोग उसको नॉर्मल प्रॉफिट प्लस अमाउंट में लिख देंगे। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। जब हम इन सबका टोटल कर देंगे, ऐड और लेस कर देंगे, तो एक फाइनल अमाउंट आ जाएगी यहाँ पर, और वो अमाउंट भी ट्रांसफर हो जाएगी कहां, हमारे रिजर्व एंड सरप्लस के सामने, बैलेंस शीट के फेस पर। आज हमने ये भी कंप्लीट कर लिया। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं कि इसको कंप्लीट करने के बाद अब जो भी बैलेंस शीट में बचा है वो बहुत छोटा छोटा सा पार्ट है, एक्सेप्ट वन थिंग, वो है डिफरेंस बिटवीन करंट एंड नॉन करंट, कि हम करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटीज के बीच में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। हमने पढ़ा है कि 12 महीने के अंदर वाली करंट और 12 महीने से ज्यादा वाली नॉन करंट, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है ना, अब ऐसा नहीं है। तो अब हम कैसे करेंगे वो हमें देखना पड़ेगा, वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इसको यहीं पर कंप्लीट करते हैं, और मैंने आपको बता दिया है कि टेलीग्राम का लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको कोई भी ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया, या जो आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम डाल दें, हम फिर से डिस्कस करें या किसी अलग तरीके से समझाएं, तो वो आप हमें वहां बता सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर आप हमें बता सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए, थैंक यू। प्लीज अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सो दैट वो भी अपने टॉपिक्स को, अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़कर और अच्छे से मार्क्स लाएं। ओके, दिस इज अकाउंटिंग विद अर्पित गर्ग साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, स्टे सेफ, जय हिंद।